हेलो दोस्तों, दिशा एकेडमी जखनिया के यूट्यूब चैनल पर मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं इस बार लाया हूं नंबर सिस्टम की पार्ट 2 वाली क्लास। जैसा कि आपने पार्ट 1 वाली क्लास में देखा था कि फंडामेंटल नंबर क्या होते हैं, डिराइव नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सारे नंबर्सों के बारे में आपने वहाँ पे पढ़ा था। तो आते हैं इसके पार्ट 2 वाली क्लास में, देखते हैं उसके आगे वाले नंबर्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाली क्लास में बाकी नंबर्स के बारे में पढ़ा और आगे अब उससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं किससे? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ध्यान दीजिए, काउंटिंग की नंबर मतलब गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। अर्थात जिन संख्याओं को गिनती से प्रारंभ करते हैं, जैसे हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो किससे प्रारंभ करेंगे? एक से प्रारंभ कर, जैसे किसी चीज को गिनना हो, मान लीजिए 1 2 3 4, किससे स्टार्ट किया हमने? 1 से स्टार्ट करेंगे। कभी 0 से स्टार्ट करते हैं कि 0 1 2 3, कभी नहीं करते हैं ना। मतलब कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से हमेशा। तो यही संख्याएं जो होती है ना, प्राकृतिक संख्याएं, इन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। इन्हीं संख्याओं को काउंटिंग नंबर, अर्थात गिनती की संख्याएं भी इन संख्याओं को कहा जाता है। अर्थात जब हम संख्या को गिनते 1 से 2 3 4 5 6, कहां तक? आगे अनंत तक चली जाएंगी। तो यही संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं संख्याओं को और क्या बोला जाता है? हिंदू अरेबिक नंबर। हिंदू अरेबिक नंबर अर्थात क्या? हिंदू अरबी संख्या। यह क्वेश्चन तब से प्रचलित हुआ, कब से? 2011 में सी-टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 50 हिंदू अरबी संख्याओं का क्या औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत निकालना तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले जानना क्या कि हिंदू अरबी संख्या होती क्या है। तो अगर परीक्षा में अगर पूछा गया कि हिंदू अरबी संख्या 50 हिंदू अरेबिक नंबर्स का क्या बताना है, औसत बताना है, तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी होता है कि हिंदू अरबी संख्या होती क्या। तो हिंदू अरबी संख्या वही संख्या होती है, कौन सी संख्या? ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, इन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स। तो परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था कि हिंदू अरबी संख्या क्या? तो हिंदू अरबी संख्या क्या? प्राकृतिक संख्याओं को ही हिंदू अरेबिक नंबर्स बोलते हैं। आगे समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं क्या, किस पर? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? देखिए, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? ये ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में क्या जोड़ना है? सिर्फ 0 जोड़ देना है। अगर प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 आगे अनंत तक थी, तो इन्हीं संख्याओं में सिर्फ क्या जोड़ेंगे? 0 बढ़ा देंगे। ज्यादा कुछ नहीं बढ़ाना है, सिर्फ 0 बढ़ा देंगे। तो जो प्राप्त वैल्यू होगी, यही सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? इन संख्याओं का कलेक्शन जो कहा जाएगा क्या? पूर्ण संख्या है। मतलब काउंटिंग नंबर्स में, प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में अगर हम सिर्फ 0 जोड़ दे रहे हैं, 0 बढ़ा देंगे, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी, इन्हीं सारी संख्याओं के समूह को क्या बोला जाएगा? पूर्ण संख्या। अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि प्राकृतिक नंबर की शुरुआत कहां से होती है, तो प्राकृतिक नंबर की शुरुआत हमेशा 1 से होती है। और अगर प्रश्न में यह पूछा जाएगा कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? 0 से होती है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? तो पहली प्राकृतिक संख्या हमेशा याद रखिएगा 1 होती है। और हमेशा पहली पूर्ण संख्या क्या है? पहली पूर्ण संख्या हमेशा 0 होगी। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हमेशा 1 से होती है और पूर्ण संख्या की शुरुआत हमेशा 0 से होती है। अब आगे वाले नंबर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, आगे देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्याएं।
ध्यान दीजिएगा, ये सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं मतलब विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब क्या, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हीं संख्याओं को क्या बोलेंगे? सम संख्या। और एक चीज, जिन संख्याओं के इकाई के अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या होंगी। जैसे देख लीजिए सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, आगे बढ़ता जाएगा कैसे? मान लीजिए 12 हुआ, 16 हुआ, 20 हुआ, आगे अनंत तक बढ़ती जाएंगी। जितनी भी सारी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? सम संख्या होंगी। जैसे यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 2 आ गया, यहाँ पर इकाई का अंक 6 हो गया, यहाँ पर इकाई का अंक 0 हो गया। ये सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो सारी संख्या जब 2 से विभाजित हो गई तो इवन नंबर हो गया। अब प्रश्न ये पूछा जाएगा अगर आपसे कि सबसे पहली सम संख्या या सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो क्या जवाब होगा? सबसे छोटी सम संख्या हमेशा याद रखिएगा कि 2 होती है, अर्थात सम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होगी? हमेशा 2 से होती है। अब 2 के बाद ही कोई संख्या होगी, 2 के बाद अगला 4 था, फिर 6 था। मतलब सबसे छोटी क्या है सम संख्या? 2। और पहली भी यही है, हमेशा याद रखिएगा कि पहली और छोटी हमेशा सम संख्या पूछेगा कि सबसे छोटी और सबसे पहली सम संख्या तो 2 है। अब आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर हमारा क्या है? अगला नंबर है हमारा ओड नंबर। ओड नंबर मतलब विषम संख्या, उसे भी देख लीजिए। ओड नंबर विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या के बारे में तो हमने जाना कि जिन संख्याओं को 2 से विभाजित कर देंगे वे सारी की सारी संख्याएं सम संख्या होती हैं। और विषम संख्या के बारे में क्या है? विषम संख्या जिन संख्याओं को 2 से विभाजित नहीं कर पाएंगे, बस सिंपल। क्या मतलब? जिन संख्याओं को 2 से विभाजित नहीं कर पाएंगे वे सारे के सारे विषम संख्या होंगी। मतलब द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। जैसे क्या, पहला ओड नंबर क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा कि विषम संख्या की शुरुआत हमेशा 1 से होती है और अगला विषम संख्या क्या होगी? 3 होगी। बीच में 2 आता है ना, तो 2 तो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 किस में आता है? सम संख्या में आता है। और यहाँ पर 1 के बाद 3 और इसके बाद क्या, अगर बीच में 4 ला देंगे तो 4 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी। तो बीच में 4 तो आएगा नहीं। और अगला क्या होगा? 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 होगा। ये सारे के सारे नंबर जितने आगे इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे तो ये सारे के सारे क्या हैं? विषम संख्या हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे पहली विषम संख्या कौन सी है, तो क्या बताएंगे? सबसे पहली विषम संख्या हमेशा 1 याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या भी क्या है? 1 ही है। अर्थात सबसे छोटी विषम संख्या या सबसे पहली विषम संख्या हमेशा 1 रहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे वाले नंबर पर। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब आता है अगला नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? स्क्वायर नंबर का मतलब तो पता होगा कि जब किसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स हमें मिलते हैं उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं? वर्ग नंबर, स्क्वायर संख्या। देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर 2 है, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी? हमें 4 मिलेगा। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 9 मिलेगा। 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16। मतलब क्या है? ये सारे जो वैल्यू हमें मिल रहे हैं ना, कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पे जो वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ पे 9 मिला, यहाँ पे 16 मिला, तो ये जितने नंबर्स हमको प्राप्त हो रहे हैं इन्हीं नंबरों को क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। अर्थात वे नंबर्स जो अपने आप में एक स्क्वायर वैल्यू रखते हैं, एक पूर्ण मान रखते हैं, मतलब पूर्ण वर्ग का मान रखते हैं, उन्हीं संख्याओं को क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इतना समझ में आया?
अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए ये 9 हो गई, 9 में 9 का गुणा करेंगे क्या होगा, 81 प्राप्त होगा। मतलब ये जो 81 मान प्राप्त हुआ ना, ये भी अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर वैल्यू लिए हुए है। तो इसीलिए इन सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब किसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर्स हमें प्राप्त होते हैं वे सारे नंबर क्या कहे जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आगे देखते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर था, अब परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर अर्थात पूर्ण घन संख्या। घन संख्या क्या होती है, घन संख्या का मतलब होता है जब किसी संख्या के ऊपर क्या 3 की घात रख देते हैं। 3 की घात रखने का मतलब जैसे हम यहाँ पे हमने 2 ले लिया, 2 के ऊपर हमने 3 घात रख दिया और इस 3 घात का मतलब क्या होगा, 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा मतलब 1 2 3। किसी संख्या का आपस में अगर 3 बार उसी संख्या का आपस में गुणा करते हैं तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। अब 3 का देख लीजिए, अगर 3 के ऊपर 3 घात रख रहे हैं अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 27। अब 4 का कर लेंगे, 4 का 3 घात करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात कितना, 64। तो ये जितने भी मान हमें प्राप्त हो रहे हैं ना, इन्हीं सारे मान को क्या बोलेंगे, पूर्ण घन संख्याएं। अर्थात जो भी ये संख्याएं प्राप्त होंगी इन्हीं संख्याओं को क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। मतलब कि जब किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा कर दिया जाता है, अर्थात किसी संख्या के ऊपर 3 की घात रख करके जो वैल्यू प्राप्त होती है उन्हीं मान को क्या बोलेंगे, पूर्ण घन संख्या। आगे वाला नंबर देखते हैं। देखिए अगला नंबर हमारा क्या आता है, प्राइम नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इसको, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अब तक आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं कि जो संख्या एक से भी विभाजित हो जाए और खुद से भी विभाजित हो जाए तो वे संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। लेकिन एक चीज बताइए, मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखिए अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जिन संख्याओं के कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। अर्थात जो संख्याएं मतलब जिन संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं, ना 1 ना 3, मतलब 2 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ कितने 2 ही फैक्टर होने चाहिए, वही संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 हमने ले लिया, 2 के कितने फैक्टर होंगे, अर्थात ये जो 2 है किन किन संख्याओं से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और खुद 2 से विभाजित हो जाएगा। अगला ले लेते हैं 13, मान लीजिए आगे 13 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा और स्वयं 13 से भी विभाजित होगा। तो अगर कोई संख्या उसके कितने गुणनखंड, सिर्फ 2 गुणनखंड आ रहे हैं तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, प्राइम नंबर के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर हम ये परिभाषा बोलेंगे कि कोई संख्या है अगर वह 1 से भी विभाजित हो जा रही है और स्वयं से भी विभाजित हो जा रही है तो वे संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी। उस परिभाषा के हिसाब से अगर हम 1 को ही ले लेते हैं तो ये देखिए 1 क्या है, स्वयं से भी विभाजित होगा ना, स्वयं से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, 1 से 1 भी डिवाइड हो जाएगा और स्वयं से तो हो ही गया और 1 से भी डिवाइड हो रहा है ना, तो इस परिभाषा के हिसाब से तो इसको लेना चाहिए हमको अभाज्य संख्या के अंतर्गत। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि 1 को अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, क्यों, क्योंकि 1 जो इसके कितने गुणनखंड, सिर्फ 1 का 1 ही गुणनखंड आ रहा है, वो है 1। इसीलिए इस 1 को इस प्राइम नंबर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। प्राइम नंबर की श्रेणी में आने के लिए किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 होनी चाहिए। अर्थात जब किसी संख्या के गुणनखंड 2 हैं तो वो संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब देख लीजिए लिखते क्या है, इन नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगा। इसके आगे क्या बढ़ेंगे, 3 4 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देख लीजिए
4 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 4 का पहला गुणनखंड 1 आ जा रहा है, दूसरा 2 आ जाएगा और एक 4 आ गया। मतलब इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई ना। तो इसको क्या, इसको अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा, तो 3 नहीं आएगा। अगला क्या होगा? 5 होगा। अब बताइए 6 होगा? 6 देख लीजिए, 6 अगर 6 का गुणनखंड करेंगे तो 1 हुआ, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। मतलब इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है? 1 हो गया, 2, 3, 4। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी? 4 आ गई ना। तो हमारा अभाज्य संख्या में तो सिर्फ 2 होना चाहिए। तो ये भी, ये जो 6 आ गया ना, इसे भी हम अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं लेंगे। तो देखिए अगला नंबर क्या होगा? 5 होगा, 7 होगा, 8 नहीं आएगा, 9 वो भी नहीं होगा, 10 वो भी नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। मतलब इसी क्रम में ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। अगर सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे पहली प्राइम नंबर क्या है, तो क्या जवाब देंगे? सबसे पहला क्या दिख रहा है यहाँ पर? 2। तो सबसे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या देखने को मिल रही है? 2 मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे? 2। और अगर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, ये तो 2 है ना, तो ये क्या अभाज्य तो है, लेकिन एक बात और गौर कीजिएगा कि ये जो 2 हमें मिल रहा है ना, यह क्या है? सम भी है। तो प्रश्न ये पूछ सकता है आपसे कि वह संख्या बताइए जो प्राइम नंबर भी हो और कौन सी? इवन नंबर हो, अर्थात क्या? सम संख्या भी हो और उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। मतलब सम और अभाज्य दोनों संख्याओं की वैल्यू रखने वाला कौन है? इकलौता अंक सिर्फ 2 है। 2 ही एक ऐसी एकमात्र संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी इन संख्याओं के बारे में आप देखिए, ये जो भी वैल्यू हमें मिल रही है 3, 5, 7, 11, 13 आगे तक की बढ़ती जाएगी संख्याएं, वे सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या जवाब होगा हमारा? 3। ये प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी या पहली, बात एक ही है। सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? देखिए भाई, सबसे छोटी, यहां पर तो 2 मिल गया ना हमें, सबसे छोटी संख्या, लेकिन पूछा क्या है? विषम अभाज्य। विषम अभाज्य पूछ दिया तो 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 3 लेंगे भाई। क्यों? क्योंकि 3 क्या है? एक विषम संख्या है। तो 3 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। इन देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के 50 तक के विषम अभाज्य संख्याओं के बारे में बताइए, तो 1 से लेकर के 50 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? उनका कोई फार्मूला नहीं होता है कि हाँ उनमें 2 जोड़ते जाएं, 3 जोड़ते जाएं, ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है। क्या करना है? हमें खुद ही निकालना है। जैसे 13 आया था ना, इस 13 के बाद विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? विषम अभाज्य करेंगे, क्योंकि सम तो सिर्फ एक ही है, तो विषम अभाज्य हो या सिर्फ अभाज्य ही देखते रहिए। तो 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 14 होगी? नहीं होगी। 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या अगली संख्या 17 होगी। अब 18 तो नहीं होगा क्योंकि उसके गुणनखंडों की संख्या ज्यादा हो गई। 19 होगा? हाँ 19 बिल्कुल होगा। 19 के बाद क्या 20? वो नहीं होगा। 21 नहीं, 22 नहीं, क्या 23। तो इसी क्रम में हम आगे निकालते चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले नंबर्स पे। ये तो अभाज्य संख्या थी। अब क्या देखेंगे? भाज्य संख्या के बारे में देखते हैं एक बार। कंपोजाइट नंबर क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं
भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा हो। देख लीजिए, जैसे हमने अभाज्य में क्या क्या रखा था, 2 रखा था, 3 रखा था, 5 रखा था, बीच में यहाँ पर एक हमने क्या छूट गया था, 4 छूट गया था ना। तो क्या इसका गुणनखंड हमने देखा था ना पीछे, इससे पहले देखा क्या कि 4 का हमने गुणनखंड किया था तो कितना था, 1 आया था, 2 आया था और 4 आया था। मतलब इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, इसके गुणनखंडों की संख्या 3 आ गई। तो भाई क्या भाज्य के रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा हो। तो कितना, 3 आ गया, 2 से ज्यादा है ना। तो भाज्य संख्याओं के हिसाब से हम वे बोलेंगे कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा होगी वही सारी संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। अब एक चीज देखिए, अगर हमने बात किया था 1 की ना, इस 1 को ले लीजिए, 1 के गुणनखंड की संख्या क्या है, सिर्फ 1 ही आ रही है ना। तो इस 1 को ना तो भाज्य की श्रेणी में लेंगे न अभाज्य की श्रेणी में लेंगे। मतलब भाज्य की परिभाषा के हिसाब से जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा होगी वे सारी की सारी संख्या क्या होंगी, कंपोजिट नंबर होंगी। और 1 के गुणनखंड सिर्फ 1 ही आ गया, तो इसको हम न भाज्य में रखेंगे न अभाज्य में रखेंगे। तो सबसे पहला भाज्य नंबर क्या होगा, देख लीजिए, सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होगी। और दूसरी क्या होगी, 6 होगा, 8 होगा, 9, 10, 12, 14, 15, इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो क्या जवाब होगा हमारा, 4 होगा। सबसे छोटी या सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होगी, 4 ही होगा। बड़ी संख्या के बारे में तो पता नहीं है क्योंकि बड़ी तो अनंत होगी। तो जवाब हमारा यही हुआ कि सबसे छोटी और सबसे पहली भाज्य संख्या 4। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए, इतना तो समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। भाज्य अभाज्य दोनों हमने पढ़ लिया। अब एक नंबर आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए, सह अभाज्य संख्या 2 संख्याओं का ऐसा पेयर लेते हैं जिनका HCF महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया 4 और 5। अब हमको ये नहीं देखना है कि यह संख्या भाज्य है या अभाज्य, हमको उन संख्याओं से मतलब नहीं है। सिर्फ हमको क्या देखना है कि इन 2 संख्याओं में, अर्थात इन 2 संख्याओं का जो पेयर बन रहा है ना, इनमें कितना एक उनका HCF कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे इसका अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 के फैक्टर तोड़ेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। और 5 के फैक्टर हम अगर तोड़ रहे हैं, 1 और 5, इनमें कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है, 1 मिल गया ना। अर्थात क्या HCF का मान कितना आ गया, 1। मतलब जब 2 संख्याओं के HCF की वैल्यू 1 आती है, अर्थात जब 2 संख्याओं का ऐसा पेयर लेते हैं जिनमें गुणनखंड कौन सा कॉमन हो, सिर्फ 1 कॉमन हो, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम नंबर होती है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हमने 12 ले लिया और 13 ले लिया, यहाँ पर कौन से काम, इनका HCF क्या होगा, हमेशा इनका HCF 1 होगा। अब देख लीजिए, अगर हम ले रहे हैं 12 और 15 ले ले, तो 12, देखिए 12 करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 और 12। और 15 का करते हैं, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। मतलब यहाँ पे 1 तो मिल ही रहा है ना, और यहाँ पर 3 भी मिल गया। और मतलब 1 के अलावा क्या मिला हमें, 1 के अलावा हमें 3 मिल गया। तो हमें क्या ये होंगे, ये ऐसा पेयर नहीं बन पा रहा है जिसके HCF का मान क्या हो, 1 हो। इसके HCF का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये संख्या नहीं बन पाएगी। मतलब को प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके HCF का मान 1 होता है। इतना समझ में आया। आज हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और इसके बाद क्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। इन सारी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया। हमें
आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में आगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हमारे चैनल को दिशा एकेडमी जखनिया को लाइक करें और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली आगे की जितनी भी सारी वीडियोज है आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।